नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद शर्मा जी, जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं मथुरा यूपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक्स ए लॉट। सर, फायर ब्रिगेड के बारे में जो हम आम तौर पर और मोटे तौर पर जानते हैं कि कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की सर्विस वहां पहुंचती है और वहां आग बुझाती है, इसी तरह के कार्य किए जाते हैं। लेकिन लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारी आपातकाल की ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पर फायर सर्विस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना के इस काल में, इस महामारी में क्या कार्यभार है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? पूरे इंडिया के अंदर जो फायर सर्विस है मैम, वो आग बुझाने का तो काम करते ही हैं, लेकिन किसी भी आपातकाल के अंदर जो रेस्क्यू वर्क है, सर्च के काम हैं और जितनी भी ऐसी रिलेटेड जो आपदाएं हैं, उनके अंदर फायर सर्विस हमेशा अग्रिम एक भूमिका में रहता है। ऐसा ही अब की बार जो कोविड, जैसा कि आप देख रहे हैं, महामारी का एक दौर चल रहा है, सभी लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी ड्यूटियां काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो उसमें फायर सर्विस का भी अपना एक अहम रोल है, जिसमें कि फायर सर्विस जो है सैनिटाइजेशन का काम बड़े जोर शोर से कर रहा है पूरे यूपी के अंदर। तो संक्रमण को खत्म करने के लिए फायर सर्विस अपना पूरा योगदान जो है उसके अंदर दे रहा है। और दूसरा, अगर मैं जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, इनकी फायर एंड लाइफ सेफ्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी फायर सर्विस पे हैं। तो उनके जो महामारी है इसके दौरान में जो फायर सर्विस है, जहां पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं या जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं, जितने भी हॉस्पिटल हमारे बनाए गए हैं, उनके अंदर जो फायर एंड सेफ्टी के जो इंस्टॉलेशन है उनको टाइमली चेक करना और लोगों की जो वहां पे क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना भी एक फायर सर्विस की अहम भूमिका इस दौरान जो चल रही है। प्रमोद जी, आपने कहा कि आप सैनिटाइजेशन के वर्क में हैं, तो कहाँ कहाँ सैनिटाइजेशन अभी तक किया गया है? जैसे रेलवे स्टेशन या इसके अलावा और भी जो ऐसी जगहें हैं जहां पर मास गैदरिंग होती है, तो कौन कौन सी वो जगह है जहां फायर सर्विस की तरफ से ये सेवा प्रोवाइड की जा रही है? मैम, यूपी के अंदर जितने भी जनपद हमारे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके अंदर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चल रहा है। और इवन मैं अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूं, तो अभी तक हम 5,000 से ज्यादा जो हॉटस्पॉट हमारे एरियाज हैं या हैं उनको हम सैनिटाइज कर चुके हैं। जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं या फिर जहाँ पे पब्लिक वाले प्लेसेस, बैंक, एटीएम हैं, उनमें सब जगह पे सैनिटाइजेशन का काम सर्विस द्वारा किया जा रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। और जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं वो जो है मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम पे की जा रही है, जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा प्रमोद जी, मैं आगे इस पर भी समय समय पर बात करती रहूंगी, लेकिन इस समय बहुत सारी आपदाएं हैं जो कोरोना वायरस के दौरान आई। जैसे हमने साइक्लोन देखे हैं, जिसमें इसके अलावा हमने टिड्डी दल का खतरा भी देखा है, उसमें भी फायर ब्रिगेड की एक भूमिका है। उसके बारे में जरूर बताइए पहले। नहीं, डेफिनेटली मैम, जो टिड्डियों का खतरा है वो हमारे किसान भाइयों के लिए आजकल उनके सर पे मंडरा रहा है और काफी सारे लोग इसलिए हैं। और यूपी के अंदर भी, जैसा कि आज भी अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर भी कुछ टिड्डी दल देखे गए थे। और जो हमारा आगरा है, आगरा भी से इफेक्टेड है, जैसा आपने न्यूज में देखा भी होगा। तो उसके लिए भी फायर सर्विस पूरे मनोयोग के साथ लगा है। और जहां पर भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो कृषि डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके साथ में मिलकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो फायर सर्विस अपनी एक अहम भूमिका जो है अदा कर रहा है। उसके अंदर हम टिड्डियों से फाइट करने का भी काम कर रहे हैं, इवन ए फायर फाइटर के साथ साथ। वो कार्य कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सब चीजें लगभग ऐसी हैं जो बहुत नई देखने को मिल रही है, चाहे ये कोरोना की महामारी हो या फिर इस तरह टिड्डी दल का खतरा। इससे पहले भी आप इस तरह के कार्य में लगे रहे हैं जहां टिड्डी दलों को हटाना हो खेतों से ताकि फसलों को नुकसान ना हो, तो ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, इसके लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मथुरा है, पीछे हमने एक जो कृषि डिपार्टमेंट है उसके साथ में मिलकर के एक ड्रिल भी ऑर्गेनाइज की थी कि तो हमारे को कैसे करना है। एक जो हमारे डीएम साहब है उनकी अध्यक्षता में एक जो बैठक हुई, उसमें एक एसओपी भी तैयार की गई कि क्या क्या चीजें हमारे को वहां पे चाहिए। जैसे इवन अगर आप बात करें टिड्डियों की, तो शाम के टाइम पे वो टिड्डी दल एक जगह पे सेटल होता है। लगभग 6 से 6:30 बजे के अराउंड जो है टिड्डी दल एक जगह पे सेटल हो जाता है और रात भर वहीं पे वो सेटल डाउन रहता है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट डे उड़ना स्टार्ट करता है और सारी रात उसको खराब करता है। तो ऐसे टाइम के लिए हमने एसओपी तैयार की है कि उसमें जो कृषि डिपार्टमेंट है वो भी, और सेकंड हमारे जो अदर हेल्थ सर्विसेज हैं और अदर जो हमारी, उनको लेकर के हम उनसे मुकाबला करने की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। और जहां पर भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस टाइप की जो टिड्डी दल पहुंचा है, तो उसको वहीं पे मार गिराए जाने की पूरी योजनाएं जो है तैयार की गई हैं। अच्छा,
ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रमोद जी आपने बताई है और शायद जो हमारे दर्शक भी इसे देख रहे हैं वो भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि उन्हें पता नहीं होगा कि जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज है वो इतने सारे कार्यों में इन्वॉल्व रहती हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हाल ही में कई बड़े बड़े साइक्लोन भी आए हैं, वहाँ भी फायर ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पूरी टीम आपकी जाती है। तो इन आपातकालीन स्थितियों में कैसे आपकी टीम रोल प्ले करती है, इसके लिए आई गेस बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों का पालन आपको करना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल और बहुत ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड आपको रहना पड़ता होगा, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। मैम, जो फायर सर्विस का रोल है वो आप आम आदमी जो सोचता है कि ओनली जब आग लगती है तो फायर सर्विस आती है, पानी डाल के निकल जाती है, लेकिन फायर सर्विस का रोल जो है वो सीमित नहीं है। फायर सर्विस जो है वो प्रोएक्टिव रोल में भी रहता है। जैसे फायर प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो फायर प्रिवेंशन के लिए लोगों को अवेयर करना कि आग लगी, और ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा हाई हज़ार्ड एरियाज़ हैं, उनके अंदर जाके मॉक ड्रिल्स और एक्सरसाइज कराना, ताकि आपातकाल के दौरान लाइफ लॉस है वो कम हो, प्रॉपर्टी लॉस है वो कम हो। तो उसके लिए जो फायर सर्विस है वो रेगुलर अपनी जो एक मुहिम है उसको चलाए रहता है। और साथ-साथ फिर बीच में जैसा कि आपने बताया अम्फन अभी तूफ़ान आया, तो वहाँ पर फायर सर्विस के जो जितने भी हमारा जो कर्मी थे, वो पूरे मनोयोग के साथ लोगों को एक तो सर्च करने के लिए, और जो फँसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए, वहाँ से एरिया को खाली करने के लिए, इसमें अपनी जो एक अहम रोल है वो अदा करते रहे, क्योंकि इवैक्यूएशन और जो एक लोगों को अवेयर करना है वो बहुत एक मेजर टास्क होता है, कि लोगों को उनके घरों से हटाना और उनको बाहर किसी सेफ एरिया के अंदर लेके जाना। तो क्योंकि लोगों की अटैचमेंट उनके परिवार के साथ, उनके घर के साथ और उनकी जगह के साथ जुड़ी हुई होती है, और इवैक्यूएशन के टाइम पे उन लोगों को इस ढंग से तैयार करना कि वो ऐसी जो वाली वहां से किसी सेफ जगह पे पलायन करें, तो उनको ये सारी चीजें समझाना बड़ा कठिन कार्य है, और करने के लिए फायर सर्विस पर रहता है। बिल्कुल। और ये बहुत सारी जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं। प्रमोद जी, ये ज़रा बताइएगा कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज होती है, मान लीजिए कोई हमला हो गया या फिर कोई और आपातकाल स्थिति हो गई, तो किस तरह से कार्य किए जाता है? क्या उसके लिए कोई डिवाइडेड टीम होती है, या फिर जो आपका सेट ऑफ टीम है वही इन सभी सिचुएशंस के लिए तैयार रहती है, या फिर आपकी अलग अलग विंग्स भी होती हैं? एक्चुअली ऐसी कोई स्पेसिफिक विंग नहीं है कि लोग वेल रहे हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितना भी हमारे जो जवान हैं, वो सभी किसी भी आपातकाल सिचुएशन के अंदर एक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और टाइम टू टाइम उनकी जो ट्रेनिंग है और जो उनके रिफ्रेशर कोर्स है वो हमेशा होते रहते हैं। तो उसी से जो एक जैसे अगर हॉक्स कॉल कहीं पे बम थ्रेट की आती है, तो ऐसे टाइम पे जो फायर सर्विस स्टैंड बाई रहता है, क्योंकि अगर इन केस अगर ब्लास्ट होने के बाद में अगर कहीं पे आग लगती है तो उसके ऊपर काबू पाना होता है। तो कई जगह से ऐसी सिचुएशन अराइज होती हैं जिसमें कि जो फायर सर्विस वो हमेशा स्टैंड बाई मोड पे रहे, ताकि तत्काल जो है वो एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल। और प्रमोद जी, मैं दोबारा से कोविड-19 पर आऊं, तो उसके अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चल रहा है उसमें भी आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है? मैम, जो फायर को अवेयरनेस जो है, हमारे जो लाउड स्पीकर्स हैं या फिर लोगों को या सोशल माध्यम से या छोटी वीडियो क्लिप्स बना करके हम लोगों को आगे की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम जब हॉटस्पॉट पे हमारी टीम जाती है तो वो सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों को उससे रिलेटेड जितनी भी खतरे हैं उसके बारे में अवेयर कराती है, और लोगों को मास्क से रिलेटेड पालन करने के लिए बताती है, और पूरा जो एरिया है उसके अंदर अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन, इसके लिए हमने एक टीम भी अलग से एक बना रखी है, जिसके अंदर हमारे 4-5 लोग जो अवेयरनेस टीम के अंदर हैं, जो जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस पालन करें और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। तो प्रमोद जी, आपने कहा कि जो इससे पहले की जो जिन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है उसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है और आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन कोविड-19 के लिए तो कोई तैयारी नहीं थी, एंड आई गेस इतना समय भी नहीं मिला कि आप ट्रेनिंग दे सकें। तो किस तरह से गाइड कर रहे हैं आप अपनी सभी टीम के जुड़े लोगों को? यस मैम, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट सवाल है, जो कि इसमें कोरोना जैसी जो महामारी है ये फर्स्ट टाइम सभी लोगों को देखने को मिली है। इवन देन पूरी सर्विस के दौरान हमारे को आपातकाल देखने को नहीं मिला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्कशन होता है वो भी यही कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हमारे सामने क्रिएट है। लेकिन ये एक हमारे अंदर कैपेबिलिटी हमारे को जगानी पड़ती है कि हम कोई भी नई सिचुएशन आती है उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वी आर इन द सर्विस, हम इमरजेंसी सर्विस के अंदर हैं, और जो फायर सर्विस है वो आजकल एक मल्टी हजार्ड यूनिट का काम करती है।
कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो स्टार्टिंग जब ये हुआ हॉटस्पॉट के ऊपर जो सैनिटाइजेशन का काम था या फिर लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूशन कराने का काम था, और कई जगह पे लॉ एंड ऑर्डर या कुछ इस टाइप की जो ड्यूटियां हैं वो भी असाइन की गई, जिसके अंदर की जो माइग्रेट लेबर है उनको ट्रकों पे ना चलने दें या फिर उनको टू व्हीलर पे ना चलने दें, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी थी। और बहुत सारे पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन था उसके लिए भी ड्यूटियां असाइन की गई। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसके अंदर बढ़ते गए, तो जब जनता का पता है या जब लोगों की हमारे को सहायता मिलती है, तो एक अजीब सी फीलिंग, खुशी आती है। तो हम उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसा कोविड भी हुआ कि जहां पर भी फायर सर्विस कर्मी गए सैनिटाइजेशन के लिए, तो वहां की जो जनता है या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका बहुत हमारे को सहयोग मिला, जिससे कि अपने अंदर एक नई ऊर्जा की जो है आती है, और उससे हम इस काम को अंजाम देते हैं। और प्रमोद जी, इसके अलावा जो इसेंशियल चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपकी टीम जुटी हुई है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कैसे आप जगहों को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या क्या इसेंशियल चीज़ें आप वहां पर मदद के लिए पहुंचा रहे हैं? जो हमारे मैम, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा की बात करता हूं, तो बस जो हमारे एसएसपी साहब हैं इस टाइम पे, वो भी एक डॉक्टर हैं, तो टाइम टू टाइम वो टीम का जो मोटिवेट करते रहते हैं। और जो कोरोना से रिलेटेड जो लोगों के अंदर एक भय हो जाता है, जैसे सपोज कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं कई बार सोचते हैं कि वो हॉटस्पॉट एरिया के लिए गए, तो वो कहीं कोरोना वॉरियर की जगह कोरोना के कैरियर ना बन जाएं और अपने घर पे एक सिम्टम्स ना आ जाएं। तो काफी सारा उनके अंदर ये सवाल रहते हैं। तो जो हमारे एसएसपी महोदय हैं, उनके द्वारा कई बार इस तरह चर्चाएं वो ऑनलाइन भी की जाती हैं, और उनके द्वारा टाइम टू टाइम दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कैसे अपने आप को बचा के रखना है, कैसे इनका सभी जो टास्क जो दिए गए हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत। तो वो सारी चीजें जो है वो एक मीटिंग के अंदर, जो हम ऑनलाइन आजकल मीटिंग भी करते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारे को टाइम टू टाइम नेक्स्ट जो स्टेप हमारे को क्या करना है, चीजें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं। और जो हमारा एक स्पेशल ग्रुप जो हमने बनाया था, कि जो कि खासकर हॉटस्पॉट एरिया के अंदर जो पीपी किट पहन करके देन जाके सैनिटाइजेशन का काम करता है, हॉस्पिटल को सैनिटाइज करता है। तो उस टीम की हमने जो एक ट्रेनिंग जो थी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने सीएमओ से रिक्वेस्ट पहले ऑर्गेनाइज कराया कि कैसे सैनिटाइजेशन का काम किया जाए, कैसे इफेक्टिवली को कर सकते, वो सारी चीजें की एक ट्रेनिंग कराने के बाद में देन लोगों को ये एक विश्वास हुआ कि हम इस काम को कर सकते हैं। और हमारी टीम पिछले मैं अगर बात करूं तो 24 मार्च से रेगुलर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रही है। और मैं इसमें भगवान का भी धन्यवाद करूंगा, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो हमारे को टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि अभी तक फायर सर्विस के अंदर कोई भी, हमारे जनपद मथुरा के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव हमारा कोई इंप्लॉय नहीं है, और सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छे से काम को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रमोद जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप समय समय पर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं ताकि आगे उनके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी डर तो हमेशा रहता है। और तो आप कैसे बचा रहे हैं अपनी टीम को भी? क्या गाइडलाइन आपके खुद के एम्प्लॉयज के लिए जो आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर है, क्या गाइडलाइन है जो वो फॉलो कर रहे हैं अपने आप को प्रिकॉर करने के लिए? मैम, सबसे पहले जो एक लीडर होता है उसका ये काम होता है कि वो जब अपनी टीम को लीड करता है, तो वो ये सोच के चले कि अब वो भी हमारा एक शरीर का अंग है। और जहां पर भी मैं हॉटस्पॉट पे सबसे पहले मैं खुद जाने की कोशिश करता हूं, और टीम को जाकर के वहां पर ऑन साइट भी ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे सैनिटाइजेशन को स्टार्ट करना है, या कोई भी किसी हॉस्पिटल टेस्टिंग करनी है या किसी इंस्टॉलेशन को चेक करना है तो कैसे करना है, और पीपी की है उसको कैसे पहनना है, कैसे, क्योंकि जब आप पीपी किट पहन के काम करते हैं तो काफी अनकंफर्ट था हमारे लिए स्टार्टिंग में, जब हम पीपी किट पहन के काम करते थे, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो भी काफी हाई था। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे जो कर्मी थे, देन उनको अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी और वो काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो हैबिचुअल हम उसके हो गए, तो देन उसके बाद में हमने उस काम को करना जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। और पीपी किट के साथ जो है हम जितने भी हमारे हॉटस्पॉट एरिया थे, और या जो हॉस्पिटल जहाँ पे क्वारंटाइन लोगों को किया गया है, इवन देन जो आप पीछे एक टेंडेंसी बन गई थी कि जो पॉजिटिव लोग अगर मिल जाते थे तो लोग उनका देखना करते थे। लेकिन हमने लोगों के अंदर ये भी अवेयरनेस फैलाया कि आप कोरोना से जो है, जो इन्फेक्टेड हो गया वो भी हमारा भाई है, हमारे को उसको मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और जो अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसा नहीं कि वो आगे उसको रिकवर नहीं कर सकता है, तो रिकवरी भी होके बहुत सारे लोग ठीक होकर के आए, तो लोगों के अंदर और मोटिवेशन इसमें हुआ और उसके साथ मिलना स्टार्ट किया लोगों ने। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो काफी जरूरी है इस चीज के लिए, तो हमारे एम्प्लॉय भी उसका ध्यान रखते हैं और लोगों को इसके लिए अवेयर भी करते हैं।
बिल्कुल। और प्रमोद जी, मैं क्योंकि अब बातचीत के आखिरी पड़ाव में हम हैं, मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहूंगी कि आपने 2019 जो कुंभ मेला लगा था उसमें भी फायर एंड सेफ्टी में उसका चार्ज संभाला और एक बड़ी भूमिका वहां अदा की। वहां किस तरह के चैलेंजेस थे, कैसे आपने इतने बड़े मेले के अंदर ये इतनी अहम भूमिका जो फायर एंड सेफ्टी विभाग की होती है उसे कैसे अकम्प्लिश किया? मैम, ये मेरा एक सौभाग्य था जो कि मेरे को एक कोर टीम का मेंबर बनाया गया और मैं मेरे को जब उन पलों को जब मैं याद करता हूँ तो वो एक ऐसी यादें हैं जिनको मैं कभी भुलाना नहीं चाहूंगा। तो उस टाइम पे हमारे जो एडीजी साहब थे और जो हमारे एसएसपी थे, आईजी सर थे, वो हमेशा मतलब बुला करके टीम को मोटिवेट करना। और जो इसकी जो कुंभ मेला की जो भूमिका थी वो एक साल पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। और एक साल पहले मैं जब डीआईजी जो हमारे कुंभ मेला केपी सिंह साहब थे उनके साथ में मैंने विजिट अपना नासिक और उज्जैन, जहां पर कि कुंभ मेला पहले से लगाए जाते हैं, वहां से हम उन टीमों से मिल के आए कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। पीछे उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको हम कैसे यहाँ पर कैटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो थी वो एक साल पहले से इनका एक एसओपी बनना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में जो कुंभ मेला है वो खाली इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सराहना हुई। और सबसे पहला ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसके अंदर कोई नहीं हुआ, कोई लाइफ लॉस नहीं हुई। अदरवाइज जितनी भी इतनी मास गैदरिंग वाले जो मेले हैं या फिर रहते हैं, अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई लाइफ लॉस हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके अंदर कोई भी लाइफ लॉस नहीं हुआ और कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हो। और ये बहुत ही अच्छा इवेंट था और ये मेमोरेबल है और हमारे लिए हमेशा यादगार बना रहेगा। और इवन देन आगे भी हम कोशिश करेंगे इसे और ज्यादा अच्छा करने के लिए, ताकि पब्लिक सेफ्टी को एक प्राथमिकता दी जा सके। बिल्कुल। और प्रमोद जी, जो आपकी पूरी टीम है वो हमेशा से पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता देती है, उसे प्रायोरिटी देती है और अभी भी आप उसी कार्य में जुटे हैं, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रमोद जी, आखिर में हम यही जानना चाहते हैं, आप सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, डॉक्टर टीम के हो, आप लोग क्योंकि इस महामारी के बीच में रहकर काम कर रहे हैं तो आपका संदेश बहुत अहमियत रखता है। तो यहां से आप जनसत्य न्यूज के व्यूअर्स को, आम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस महामारी से जुड़ा? ये एक्चुअली जो महामारी है इसके लिए हमारी विल पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए मैम, और हमारे को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है स्पेशली उनका पालन करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो संजीवनी बूटी खा के आए हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए और जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। हमेशा एक बात बोली जाती है, नहीं हो आपदा भारी अगर पूरी हो तैयारी। अगर आप लोगों की तैयारी पूरी है तो कोई भी आपदा हमारे ऊपर भारी नहीं हो सकती है और हमेशा हम उसमें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो हम हर एक समस्या से पार पा सकते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी करके रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। इसी तरह और भी बातचीत अगर आपको पसंद आ रही है देखनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।